हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपका 18 से लेके 24 अगस्त के जो भी डेली करंट अफेयर थे, उन सारी न्यूज़ों को हम एक साथ इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। हम एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देखेंगे, देन उससे रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसको हम क्विकली समझेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं और उनको एक वीडियो में पूरा वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो डेली देख भी रहे हैं, उनके लिए ये रिवीजन का काम कर देगा। ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन के लिए इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको अच्छे से करिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट डेज। इस पूरे वीक में जो डेज थे उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो 19 अगस्त को आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे था। ठीक है। इस बार का जो थीम था एन एंटायर डे। ऑलराइट। फिर 19 अगस्त को ये आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे था। राइट। और इसका कैंपेन का जो हैशटैग चल रहा था, जो थीम था, वो था एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस बार आप देखे होंगे कि वेस्ट एशिया में, चाहे वो इसराइल पैलेस्टीन वॉर हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसमें ह्यूमन बींग्स की लॉस बहुत हो रही है ना, ड्यू टू दिस वॉर लाइक सिचुएशन। ऑलराइट। तो काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, तो हमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बनाना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे था। 19 अगस्त को ये आपका संस्कृत दिवस होता है। संस्कृत आपको पता है सारी लैंग्वेजेस की जनक मानी जाती, इसी से ही सारी लैंग्वेजेस डिराइव हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में जो वर्ड सुनते हो मदर, संस्कृत में वो मात्र होता है ना। तो ये था आपका 20 अगस्त को था आपका इंडिया अक्षय ऊर्जा डे। ऑलराइट। 20 अगस्त को एक और दिवस था आपका सद्भावना दिवस। देन आपका 20 अगस्त को ही वर्ल्ड मॉस्किटो डे था। देखिए इस बीच डेंगू वगैरह काफ़ी चल रहा है ना, तो थोड़ा बच के रहिएगा। और आपको पता है मॉस्किटो आपका एडीज एजिप्टी होता है, वो डेंगू का कैरियर होता है, डेंगू वायरस का। देन आपका 21 अगस्त को था इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ठीक है। तो जो भी लोग टेररिज्म के शिकार हुए हैं उनके लिए, उनको याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है। इस बार का जो थीम था विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एज पीस एडवोकेट्स एंड एडुकेटर्स। जो भी टेररिज्म के जो विक्टिम्स थे, दे विल स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। ऑलराइट। नेक्स्ट है आपका 22 अगस्त। 22 अगस्त को आपका था इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। धर्म या कस्टम्स के बेसिस पे जो भी दंगे हुए हैं, उसमें जो लोग जिन लोगों की मौत हुई है, उनको याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। तो आप सबको पता है कि अफ्रीका से जो स्लेव्स थे उनको नॉर्थ अमेरिका ले जाया जाता था। ठीक है। तो इसे बोलते थे स्लेव ट्रेड, जो कि अटलांटिक ओशन के अक्रॉस होता था, इस वजह से इसे ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड भी बोला जाता था। तो इसको अबॉलिश करने के लिए जब हुआ था ये सारी चीज़ें, तो इस डे को मनाया जाता है। राइट। देन 23 अगस्त को यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्टालिनिज्म एंड नाजिज्म। तो जोसेफ स्टालिन और नाजी नाजी पार्टी किसकी थी आपकी, अडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के थे, और जोसेफ स्टालिन फ्रॉम रशिया। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, राइट, तो उससे जितने भी लोग जिन लोगों की डेथ्स हुई थी, जो भी इनकी आइडियोलॉजी के शिकार हुए थे, उनको याद करने के लिए डे मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। तो ये क्यों मनाया जाता है आपको पता था? पता है कि 2023 में हमने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, जो कि मून के साउथ पोल पे उसने टच डाउन किया था, और इस अचीवमेंट को मनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2023 में इसका ऐलान किया था। ठीक है। तो 23 अगस्त है आपका नेशनल स्पेस डे। अब देख लेते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स जो इस पूरे हफ्ते की थी। सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए पर्सन है और किस पोजीशन के लिए अपॉइंट हुए वो दिया हुआ है। तो पी हरीश, इनको बनाया गया है इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। ऑलराइट। एस सुकुमारन नायर, इनको बनाया गया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का ये चेयरपर्सन होंगे। देन राजेश कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। तो कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक्स के रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट है ना, वो देख लें। जो भी बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हैं, वो अपने जो भी नए नए डिफेंस सेक्रेटरी और जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजिशन है उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। राहुल शर्मा को बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। अशोक कुमार सिंह को बनाया गया आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। राजेश वॉरियर को बनाया गया, ये है कॉग्निजेंट कंपनी के नए आपके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये थे आपके कुछ अपॉइंटमेंट्स।
अब हम देख लेते हैं हमारा पहली न्यूज से रिलेटेड क्या एमसीक्यू है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो आपका क्वेश्चन था, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभाभ, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभाभ who received the विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024 is known for his pioneering work in which field, किस फील्ड से रिलेटेड है इनको रिसेंटली आपका विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है? तो करेक्ट आंसर है ये आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के पर्सन है। ठीक है, इस फील्ड से ही रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या थी जो आपको यह ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर किया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का ऐलान किया गया था, उसमें कुछ विजेता हैं, आप ध्यान रखिएगा। इस अवार्ड में ना इस नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 4-5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है विज्ञान रत्न अवार्ड। ये किसको मिला है? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ऑलराइट, और ये इनका लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक, स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में इनकी विशेष योगदान के लिए इनको विज्ञान रत्न का अवार्ड मिला है। ये तो जरूर से जरूर याद रखिएगा। देन इसमें विज्ञान श्री अवार्ड है, ये लगभग 13 साइंटिस्ट हैं उनको मिला है उनके वर्क के रिगार्डिंग, ठीक है, अपने अपनी फील्ड में। देन विज्ञान युवा SSB अवार्ड, तो जो भी नए आपका जो युवा आ रहे हैं, ठीक है, यूथ जो आ रहा है जो विज्ञान की फील्ड में, साइंस की फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे 18 साइंटिस्ट को वो अवार्ड मिला है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज विज्ञान टीम अवार्ड। तो एज अ एंटायर टीम, आपकी जो चंद्रयान मिशन की जो टीम थी उनको विज्ञान टीम अवार्ड मिला है फॉर देयर अचीवमेंट ऑफ लॉन्चिंग द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। तो ये अवार्ड से याद रखिएगा किस किस को मिला है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मेन एंड वुमेन रिपोर्ट बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल बैंक डिपॉजिट इन द कंट्री बिलोंग टू वुमेन अकाउंट होल्डर्स? तो क्वेश्चन ये था कि NSO की इस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कितने प्रतिशत जो बैंक खाते हैं वो औरतों के लिए बिलोंग करते हैं, ठीक है, औरतों के हैं। तो ये बताइए क्या था इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज B 20.8, लगभग 21% खाते जो हैं केवल औरतों के। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अभी भी जो फॉर्मल बैंकिंग है औरतों के पास, औरतों तक नहीं पहुंची है या उनको पहुंचने नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या है आपका। तो न्यूज थी आपकी, ओनली 21% मनी इन बैंक अकाउंट्स बिलोंग्स टू वुमेन शोज NSO डेटा, राइट। तो एक NSO की एक रिपोर्ट थी मेन एंड वुमेन, जो कि किसने निकाली थी? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ने ये रिपोर्ट निकाली थी, जो कि क्या शो कर रहा है डेटा? ऑब्वियस सी बात है, 100 में से केवल 21% औरतों के पैसे हैं पूरे बैंक खाते में, है ना। तो क्या शो कर रहा है? दिस हाईलाइट द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्ट। मतलब लगभग 80% पुरुषों के खाते हैं, उनका पैसा है, और केवल 20% औरतों का है। तो देखिए, आपको पता है गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी आपका सभी को बैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, राइट। तो हर घर में एक बैंक खाता हर पर्सन का होना चाहिए, 18 से ऊपर जो भी लोग हैं, राइट। बट ऐसा उतना उसका हो नहीं पाया है। देखिए इस रिपोर्ट में कुछ और भी डेटा थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मनी डिपॉजिटेड बाय वुमेन ओवरऑल केवल 20%, ठीक है। दूसरा था मनी डिपॉजिटेड बाय वुमेन मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जो बड़े शहर हैं, इसमें ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ पे और कम है। तो इस टाइप की कंट्रास्टिंग चीजें अब दिखती है ना, कि रूरल एरिया समझ में आता, मेट्रोपॉलिटन में और कम है, ठीक है। मनी डिपॉजिटेड बाय वुमेन रूरल एरिया में देखिए 30% है। मतलब जो औरतें गांव में रह रही हैं उनके पास बैंक खाते और बैंकों में पैसा ज्यादा है एज कंपेयर टू जो अर्बन वुमेन्स हैं, जो मेट्रोपॉलिटन में रह रही हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है माइग्रेशन का भी, कभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उसके बारे में कि इतना कंट्रास्टिंग चीजें होती क्यों है। अभी बस आप ध्यान रखिएगा, फीमेल एम्प्लॉयज इन बैंक, इनका रेशियो है हर 4 में से बस एक एम्प्लॉय वुमेन है, मतलब केवल 25%। वुमेन इन सीनियर मैनेजमेंट 2023 में लगभग
35,000 के आसपास केवल वुमेन, और मेन कितने, लगभग 2 लाख के आसपास, राइट। तो ये डिस्पैरिटी है। देन शेयर ऑफ वुमेन इंडिविजुअल अकाउंट 36.4% ऑफ टोटल इंडिविजुअल अकाउंट केवल औरतों के। तो दिस इज शोइंग द डिस्पैरिटी। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें आप एक चीज याद रखिएगा, एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक। चलिए, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन संबलपुर विल रिसीव 3 ऑफ द रिलोकेटेड बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा की जहां पे ये आपके टाइगर्स शिफ्ट होंगे? तो करेक्ट आंसर इज आपका बी, देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑलराइट, तो देखते हैं न्यूज क्या थी। न्यूज थी आपकी, उड़ीसा टू ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। और इनको कहां शिफ्ट किया जाएगा? 5 में से 3 जाएंगे आपके देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि संबलपुर में है। संबलपुर उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है। और 2 आपके जाएंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि मयूरभंज जिले में है उड़ीसा के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। पहले तो मैप देखिए कि यहाँ पे आपका सिमलीपाल का है, तो ये आप देख सकते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपका। ऑलराइट, और ये है आपका देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस जगह है, यहाँ पे मैप में बाकी भी आपके कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पे आती है, चिल्का लेक, राइट। एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है ये, क्लियर। तो कुछ ये नाम यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बेसिकली मयूरभंज जिले में है उड़ीसा के, और इसको 1956 में टाइगर रिजर्व का को टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ऑलराइट, और 2009 में ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट बना, क्लियर। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे साल ट्री, अगर ट्रीज की बात करें तो साल ट्री यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, और इट इज द वर्ल्ड होम टू द मेलेनिस्टिक टाइगर्स, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन जिसमें हो जाता है, तो वो टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं। देन देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका है, ये बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, नियर हीराकुंड डैम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम याद रखिएगा, उड़ीसा का हीराकुंड डैम यहाँ पे लोकेटेड है, ओके। और इसको 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका, हु वन द ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री 2024। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, फ्रांसेस्को बैगनिया। ये आपका ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री जीते हैं। तो 2 टाइम्स ये 2 बार के मोटो जीपी चैंपियन भी रह चुके हैं, और इस बार वो ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री जीते हैं। ही इज द पर्सन, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इंडिया हैज द 2+2 मिनिस्टीरियल फॉर्मेट ऑफ डायलॉग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस किस कंट्री के साथ इंडिया का 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया के साथ, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो इससे रिलेटेड न्यूज क्या थी, न्यूज थी इंडिया एंड जापान टू होल्ड थर्ड 2+2 डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में आपका तीसरी बार होने वाला है, 20 अगस्त को ये आपका हुआ था। इसका फोकस क्या था आपका, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ऑलराइट, सो डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसमें रहते हैं। 2+2 इसलिए बोला जाता है, डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर आपके इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूएस, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के साथ इंडिया का अपार्ट फ्रॉम जापान ये डायलॉग रहता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड मंथली अंडर द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो कितना रुपए दिया जा रहा है, ये आपका दिया जा रहा है सी, 1,000 रुपए। ऑलराइट, तो न्यूज क्या थी इससे रिलेटेड देखते हैं। तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन ने, इन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना रक्षाबंधन के जस्ट पहले इन्होंने लॉन्च किया है। देखिए, औरतों को प्रमोट करना, औरतों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना हर स्टेट कर रहा है। जैसे एमपी में आपकी लाडली बहना योजना है, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र ने स्टार्ट की, तो वैसे ही आपका झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने लॉन्च किया है रक्षाबंधन से पहले। वहाँ की और बच्चियों के लिए गिफ्ट है एक तरह से। सो ये आपका पाकुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें 21 से 50 साल तक की औरतों को 1,000 रुपए हर महीने मिलेगा, ठीक है। तो लगभग 12,000 रुपए साल का उनको
डिपॉजिट मिलने वाला है, जिसका वो अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है आपका, विच विलेज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज महाराष्ट्र फर्स्ट सोलर विलेज। महाराष्ट्र का फर्स्ट सोलर विलेज किसको मिला है, कहाँ पे बना है? सो करेक्ट आंसर इज ए, मान्या चिवाड़ी में। ये आपका इंडिया का पहला, महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज आपका बना है। ठीक है, इसके रिलेटेड न्यूज देखते हैं। तो महाराष्ट्र लॉन्चेस फर्स्ट सोलर विलेज विथ मान्या चिवाड़ी। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका पाटन तालुक, सतारा डिस्ट्रिक्ट में ये आपका विलेज लोकेटेड है। ठीक है, तो ये तालुक का नाम याद रखें, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लें, दैट वुड बी सफिशिएंट। ऑलराइट, और ये किसके तहत किया जा रहा है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सोलर पैनल्स लगाया जाएगा हर घरों में। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया से हमने कई न्यूज़ में कवर भी किया था कि उसमें ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन था। तो ये प्रधानमंत्री ने स्कीम लॉन्च की है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 15 फरवरी 2024। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर स्टेट अपने अपने लेवल पे ये डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हु विल बी इंडियाज फ्लैग बेयरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरालंपिक 2024। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका बी, सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव। ये पेरिस पैरालंपिक के फ्लैग बेयरर होंगे ओपनिंग सेरेमनी में। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। तो ये आपके पर्सन है ना, सुमित एंड भाग्यश्री। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसका जो मैस्कट है पैरालंपिक, फ्राइज। फ्राइज क्या है? एक तरह की टोपी है, बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये काफी ज्यादा लोग पहनते थे, तो उसी को बेसिकली सिंबल है फ्रेंच रिपब्लिक का, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। ऑलराइट, और अब देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 है ना, उसमें इंडिया के फ्लैग बेरर कौन थे? आपके ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु एंड शरद कमल थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पी श्रीजेश थे। ठीक है, तो ये आपका जो पेरिस ओलंपिक था, और ये जो दो लोग हैं ये पेरिस पैरालंपिक के लिए फ्लैग बेयरर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इसी से रिलेटेड एक न्यूज पेरिस पैरालंपिक के। तो सत्य प्रकाश सांगवान को अपॉइंट किया गया है शेफ द मिशन फॉर इंडियाज 2024 पेरिस पैरालंपिक कंटिजेंट। तो हमारा जो भी पैरालंपिक पूरी टीम जा रही है, उनके चीफ ऑफ मिशन रहेंगे मिस्टर सत्य प्रकाश सांगवान। ओके, तो ये चीज रहेगा। नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। तो हमने देखा अभी रिसेंटली एक बुक भी लॉन्च की है, इन्हीं से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर है बी, कल्पना सरकार। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। तो सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चेयरपर्सन है एमएस स्वामीनाथन ऑर्गेनाइजेशन की, रिसर्च फाउंडेशन की, और ये पहले आपकी डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट भी थी। इन्होंने बुक लॉन्च की है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। और ये बुक किस पे बेस्ड है? ये बुक बेस्ड है मिसेस कल्पना सरकार के वर्क के ऊपर। और इन्होंने, मिसेस कल्पना सरकार ने, कल्पना शंकर ने, इनका एक एनजीओ है हैंड इन हैंड करके, जो कि औरतों के अपलिफ्टमेंट, वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा काम करता है। तो ये उन्हीं की बुक है, और इनको लॉन्च किया है सौम्या स्वामीनाथन ने। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जियो पारसी स्कीम। नाम में ही है, वो कह रहा है एक्चुअली जो हमारी पारसी सोसाइटी है, पारसी जो पीपल है, उनके जो नंबर्स हैं, एब्सोल्यूट नंबर काफ़ी कम हो गए, तो उनका कंजर्वेशन, उनको बढ़ावा देना, इसलिए जियो, आप लोग जियो पारसी लोग है ना, तो ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो क्या पर्पस है? करेक्ट आंसर है टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द पारसी पॉपुलेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। सो किरण रिजिजू ने एक पोर्टल लॉन्च किया फॉर जियो पारसी स्कीम। देखिए, इस स्कीम के तहत कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं, ऑलराइट, पारसी कम्युनिटी को। तो क्या क्या है? पहले तो ये ध्यान रखिए, 2013-14 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू अरेस्ट द पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ द पारसी कम्युनिटी। इस स्कीम में 3 कंपोनेंट है, इनको मेडिकल असिस्टेंस दिया जाएगा, इनकी एडवोकेसी की जाएगी, और कम्युनिटी के हेल्थ के लिए काम किया जाएगा। राइट, मेडिकल असिस्टेंस में इनको कुछ फाइनेंशियल एड दी जाएगी। ठीक है, जैसे जो पारसी कपल हैं, राइट, तो उनको जैसे लेट्स से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी पैसे लग जाते हैं,
ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनको बेनिफिट दिया जाएगा। हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, फाइनेंशियल एड फॉर चाइल्ड केयर एंड एल्डरली असिस्टेंस, जो बच्चों की परवरिश के लिए या बूढ़ों की देखभाल के लिए वहाँ पे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। एडवोकेसी, आउटरीच प्रोग्राम टू रेज अवेयरनेस, ठीक है, कि पारसी लोगों को में जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है और बाकी लोगों में भी जागरूकता फैलाने के लिए ये एडवोकेसी की जाएगी। और ये जो पोर्टल बनाया जाए, जो लॉन्च किया गया है, तो और जो भी पारसी कपल है वो ऑनलाइन अप्लाई करके ये फैसिलिटीज और ये इंसेंटिव्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्कीम था। आगे बढ़ते हैं। विच न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्चिड स्पीशी वॉज फाउंड इन पैम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम, इंडिया। एक तो ये नाम याद रख लीजिएगा, पैम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका सिक्किम में। तो कौन सी स्पीशी यहाँ पे पाई गई, ऑर्किड स्पीशी? करेक्ट आंसर इज ए, गैस्ट्रोडिया इंडिका, है ना। ये याद रखिएगा, इंडिका से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस स्पीशी की खासियत क्या है, दैट पहली चीज, ये किसने डिस्कवर की थी? जो बॉटनिस्ट है मधुसूदन खनाल, इन्होंने ये डिस्कवर किया है। इसका नाम है गैस्ट्रोडिया इंडिका, ये आपका स्पीशी है, ऑर्किड स्पीशी। आप एक चीज देख रहे हैं, इसके फूल बंद हैं, तो यही इसकी खासियत भी है ना। इट डज नॉट ओपन इट्स फ्लावर, ऑलराइट। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। इसके फूल खुलते नहीं है, क्लोज रहते हैं। गैस्ट्रोडिया इंडिका नाम है, और किसने खोजा है? मधुसूदन कनाल। और कहाँ खोजा है? सिक्किम के पैम्बोंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पास अवे राम नारायण अग्रवाल रिसीव्ड द पद्मश्री इन विच ईयर? तो राम नारायण अग्रवाल को, जो कि भी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, उनको किस साल में पद्मश्री मिला था? सो करेक्ट आंसर इज ए, 1990 में इनको ये पद्मश्री का अवार्ड मिला था। चलिए देखते हैं कौन थे ये। तो ही इज द पर्सन, ठीक है, ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे। आप सबने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, अग्नि मिसाइल, तो उसके जनक यही थे, राइट। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, और इनकी रिसेंटली हैदराबाद में डेथ हुई थी। ठीक है, ही इज द फर्स्ट प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ द अग्नि मिसाइल। इनको अग्नि मैन का की उपाधि भी, टाइटल भी दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने 1983 में इसका इंसेप्शन किया था, और 2005 तक इन्होंने डीआरडीओ में काम किया। ऑलराइट, थोड़ा देख लेते हैं इसमें अग्नि मिसाइल के बारे में भी। तो आपकी अग्नि की 5 वेरिएंट है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। इसका रेंज देख लीजिए, अग्नि 1 का 700 से 800 किलोमीटर, 2 मतलब मोर देन 2000 किलोमीटर, 3 मोर देन 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 मोर देन 3500 किलोमीटर, और अग्नि 5 ओवर 5000 किलोमीटर। तो इस पे ध्यान रखिएगा, अग्नि 5 मतलब 5000 से ज्यादा रेंज है इसकी। ठीक है, इनको और भी कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं, याद रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2004 में मिला था, किसने? प्रधानमंत्री जी ने दिया था इनको, ठीक है, उस टाइम। देन इनको डीआरडीओ टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड भी मिला है, चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, देन इनको पद्मश्री मिला था 1990 में, और पद्म भूषण मिला था सन 2000 में। और कौन दिया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको ये सारे अवार्ड्स मिले थे। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच इंडियन स्टेट आर द स्पीशीज ऑफ हॉर्स शू क्रैब प्राइमरी फाउंड? तो किस स्टेट में मिलते हैं? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र। एक चीज नोटिस करिए, सारे कोस्टल स्टेट्स हैं। तो करेक्ट आंसर था आपका सी, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे ये पाए जाते हैं। तो न्यूज क्या थी इससे? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट टैगिंग ऑफ हॉर्सशू क्रैब्स स्टार्टेड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हॉर्सशू क्रैब को टैगिंग करना स्टार्ट किया है, और अगले 3 साल तक ये काम चलेगा। ठीक है, और ये याद रखिए, जो हॉर्सशू क्रैब आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स ऑन अर्थ एंड अ वैल्यूएबल स्पीशी मेडिसिनली। इनका मेडिसिन बनाने में इनका काफी यूज होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर। तो ये आपका हॉर्सशू क्रैब होता है। ठीक है, इसका अगर आप शेप देख रहे हैं, जो हॉर्स का जो पैर होता है, उसका हूफ जो होता है वैसा है इसका शेप, इस वजह से इसको हॉर्सशू क्रैब बोला जाता है। ऑलराइट, लोकेशन याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? इसका थीम क्या है? तो क्या है करेक्ट आंसर? इसका आंसर है ए, द एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसका थीम है। ऑलराइट, इससे रिलेटेड न्यूज देखते हैं। पहली चीज,
तो इंडिया ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 17 अगस्त को वर्चुअली होस्ट की थी, ऑलराइट, और प्रधानमंत्री मोदी इसके चेयरपर्सन थे। लगभग 123 से ज्यादा कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था। ठीक है, इसका थीम है आपका एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पर्पस क्या था इस समिट का? इस समिट का पर्पस था जो भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन कंट्रीज, इन देशों में चल रहे हैं, जैसे कि आपका कन्फ्लिक्ट है, वॉर चल रहा है, या फूड या एनर्जी के जो स्कार्सिटी है ना, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, तो वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। थीम याद रखिएगा, कब हुआ था? 17 अगस्त को हुआ था। चेयर कौन किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। तो हमने देखा अभी अपॉइंटमेंट में भी हमने देखा था, करेक्ट आंसर इज बी, प्रवर्तनी हरीश। ऑलराइट, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। ऑलराइट, तो अभी प्रेजेंटली आपके सर्विंग एज इंडियाज एम्बेसडर टू जर्मनी। ऑलराइट, तो इंडियाज एम्बेसडर टू जर्मनी है प्रेजेंटली, और इनको अपॉइंट किया गया है द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। इनसे पहले कौन थी? रुचिरा कंबोज, जो कि अभी जून में रिटायर हो गई थी। तो याद रखिएगा, ही इज द पर्सन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको अपॉइंट किया गया। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो हमने देखा था कौन थे आपका, करेक्ट आंसर इज बी, राजेश कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है, कुछ नए नए सेक्रेटरीज बने हुए और क्या कौन से आपको याद रखने हैं। तो देखिए, राजेश कुमार को तो डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? दीप्ति गौर मुखर्जी। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स कति किथला श्रीनिवास। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के सेक्रेटरी कौन बने हैं? चंद्रशेखर कुमार। सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट दीप्ति उमाशंकर। अब आपको जो थोड़े याद रखने हैं, जो हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज होते हैं, टॉप ऑफिशियल, द टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं आपके राजीव गौबा, होम सेक्रेटरी हैं आपके अजय भल्ला, और फॉरेन सेक्रेटरी हैं आपके विक्रम मिस्री। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, हु रिसीव द नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2023। तो करेक्ट आंसर इज आपका बी, डॉक्टर आशुतोष पांडे को नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। अब इस अवार्ड के बारे में समझते हैं। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट मुर्मू ने कन्फर किए हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड टू 21 जियो साइंटिस्ट। जियो साइंटिस्ट क्या होते हैं? जो अर्थ के रिलेटेड रिसर्च करते हैं। ऑलराइट, तो ये बेसिकली आपके 3 कैटेगरीज रहती हैं इस अवार्ड में। पहला होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो किसको मिला है? प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी, जो कि इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के प्रोफेसर हैं। ऑलराइट, देन नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर आशुतोष पांडे, जो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। देन डिस्टिंग मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था। उस टाइम इसका नाम हुआ करता था नेशनल जियो साइंस अवार्ड, का जो पहले नाम था वो था आपका नेशनल मिनरल अवार्ड। ऑलराइट, फिर 2009 में इसका नाम चेंज किया गया टू नेशनल जियो साइंस अवार्ड। क्लियर? तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये कंडक्ट कराता है सारी चीजें। चलिए, नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट वन द ग्लोबल अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया चैप्टर फॉर 2024। तो किसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड मिला है? किस स्टेट की टूरिज्म को? केरला टूरिज्म को इसका अवार्ड मिला है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं केरला टूरिज्म को अवार्ड मिला, और कहाँ पे अवार्ड दिया गया है? बेपुर, है ना। बेपुर के बारे में एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज द एंशियंट पोर्ट टाउन इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। राइट, तो जैसे आपके लोथल था गुजरात का, है ना, तो वैसे ही आपका बेपुर है, एक एंशियंट आपका पोर्ट टाउन है, जो कि केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, और केरला टूरिज्म को ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड मिला है। चलिए, नेक्स्ट है आपका न्यूज, राकेश पाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्सेस। किस सिक्योरिटी फोर्स के ये डीजी थे? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज सी,
ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ही इज द पर्सन, ठीक है। तो इनका नाम है राकेश पाल और इनकी चेन्नई में डेथ हुई है ड्यू टू हार्ट अटैक। ऑलराइट, ही वाज 59 ईयर्स ओल्ड। ये 25th डायरेक्टर जनरल थे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के। थोड़ा सा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी फैक्ट ध्यान रखिए। ये आपका 1978 में फॉर्म हुआ था बाय इंडियन द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, एंड इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन 20, हु सिक्योर्ड द वुमेन सिंगल टाइटल एट द सिंसिनाटी ओपन। किसको अवार्ड मिला है, किसने जीता सिंसिनाटी ओपन? टेनिस से रिलेटेड है ये। तो करेक्ट आंसर इज ए, अरियाना एरेना साबेलेंका, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये दो लोग हैं, मेन में ये जीते थे और वुमेन में ये जीती। मेन में जो जीते इनका नाम है जैनिक सिनर और वुमेन में जो जीती हैं वो है एरिना सबलेंका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, now next question is, which Indian state launched the country's first exclusive digital code for handling cases under the Negotiable Instrument Act? तो किस स्टेट ने किया है इसको लॉन्च? करेक्ट आंसर इज सी, केरला ने। ये जो भी नई नई मॉडर्न चीजें आप देखते हैं, सदर्न स्टेट से इसमें सबसे पहला इनिशिएटिव लेते हैं, है ना। चलिए, इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, क्या है ये। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस BR गवई, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला एक्सक्लूसिव डिजिटल कोड फॉर हैंडलिंग केसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कहाँ पे किया? कोलम, हाई कोर्ट ऑफ केरला, ठीक है। इन्होंने एक और चीज लॉन्च की है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है वीसॉल्व, वर्चुअल सोल्यूशन मेकर, ठीक है। तो जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल, इसके थ्रू ये सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने एक और चीज इनॉग्रेट की, मॉडल डिजिटल कोर्ट रूम। तो जो भी आजकल देख रहे हो ना आप, सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स हम देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम इसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे भाई एक पार्टी है, दो कंपनी है ना, दो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक दूसरे को कुछ खरीदा, तो भाई जैसे मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मुझे सामने वाले ने एक चेक काट के दिया, ठीक है, तो चेक हो गए, है ना, बैंक नोट्स हो गए, ये सब आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब अगर लेट्स से वो मैंने कोई चेक काट के दिया किसी को, वो चेक बाउंस हो गया, तो मेरे ऊपर पेनाल्टी पड़ सकती है, मुझे जेल भी हो सकती है, राइट। तो इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो बेसिकली इसका काम है रेलवे स्टेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, बी इज द करेक्ट आंसर, टू ट्रांसफॉर्म रेलवे स्टेशन इनटू मॉडर्न वेल इक्विप्ड हब्स। तो आजकल आप देख रहे हैं ना, हमारे जो रेलवे स्टेशन पहले ऐसे होते थे, गाय भैंस घूम रही है, गंदगी, आजकल उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, वाईफाई फैसिलिटी, वेटिंग रूम, रेस्ट रूम, सारी चीजें वहां दी जा रही हैं। तो ये आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत ये हो रहा है। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। इसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। कब लॉन्च हुआ था? फरवरी 2023 में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको एडमिनिस्टर करती है, ऑलराइट। और इसमें रिसेंट कुछ एडिशन हुए, कांडीवली एंड दहिसर स्टेशन ऑफ वेस्टर्न रेलवेज को, मतलब इन दो स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। पर्पस क्या है? टू रीडेवलप 1275 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। 1275, ये नंबर याद रखिएगा आप, ऑलराइट। फीचर्स क्या क्या रहेंगे इसमें? मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज, इंप्रूव ट्रैफिक सर्कुलेशन, है ना, एनहेंस साइनेज, जो भी जिससे आप इजीली देख सकते हो, जो आपके बोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं ना स्टेशन पे, डिस्प्ले बोर्ड, ये सब इन साइनेज वगैरह, इनको मॉडर्नाइज करना, ठीक है। और लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। क्लियर? तो इस टाइप के आपके नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे भोपाल में रानी कमलापति है, बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन बना है। ऐसे ही करके लगभग 1275 जो स्टेशन है उसको रीडेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एट विच रेलवे स्टेशन वॉज द एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन द ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे किया गया है? ये आपका सी, कामाख्या रेलवे स्टेशन पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूज क्या थी आपकी? बेसिकली एन एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन ट्रेन वॉज इनॉग्रेटेड। पर्पस क्या है कि भाई ट्रेन में पानी प्रॉपरली बना रहे, है ना। तो वाटर मैनेजमेंट ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, गुवाहाटी से मान के चलो गुजरात तक कोई ट्रेन जा रही है, तो उसमें पानी की कमी ना हो, पैसेंजर्स को टाइमली पानी वगैरह मिले, तो कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
राइट। तो ये इसका पर्पस है और इसको कामाख्या रेलवे स्टेशन पे इसको इनॉग्रेट किया है। आप मुझे बताएंगे कामाख्या देवी का मंदिर जो है बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करने के लिए हर साल बहुत लोग जाते हैं। ये असम के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच एयरपोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडियन ट्रैवल अवार्ड? तो ये हमने देखा था आपका सी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, इसको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इसको तीसरी बार इसको ये अवार्ड मिला है, किसको? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इंडियन ट्रैवल अवार्ड है ना, इसके तहत इनको फर्स्ट प्राइज मिला है इसको। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द 1935 ब्रिटिश एरा लॉ इज बीइंग एड्रेस्ड बाय द असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024? तो रिसेंटली असम ने एक नया बिल पास किया है रिलेटेड टू मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स। तो वो जो पुराने लॉ की किस चीज को वो एबॉलिश कर रहा है? सो करेक्ट आंसर है आपका ए, द रोल ऑफ काजीज इन मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें बेसिकली क्या है कि रिसेंटली जो असम ने बिल अप्रूव किया है उसका नाम है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024। ऑलराइट, इससे अब क्या होगा, जो सारे रजिस्ट्रेशन होंगे मैरिज के डिवोर्स के वो अब गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे। पहले ये चीजें आपकी काजीज थे, जो आपके मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स होते हैं, है ना, तो उनके हाथ में रहती थी, वो सारी चीजें संभालते थे। बट उस चीज को अबॉलिश कर दिया गया था, उनके हाथ से पावर ले ली गई, अब सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। थोड़ा की फीचर्स देख लेते हैं इस बिल का क्या क्या है। पहली चीज, जैसे मैंने आपके बताया, नया बिल अप्रूव किया गया। मेन फोकस क्या है इसका? टू प्रिवेंट अंडर एज मैरिजेस एंड स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स। होता क्या था, जब किसी एक पर्सन के हम हाथ में पावर दे देते हैं और उसके हाथ में कि भाई तुम इसकी शादी को स्वीकार भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो कई लोग चाइल्ड मैरिज वगैरह छोटी उम्र में ही शादी करने के लिए चले आते थे। काजी उनके पहचान के थे मान के चलो, तो दे ही कैन अप्रूव, है ना। तो इस टाइप की जो सब्जेक्टिविटी है उसको दूर करने के लिए बोला कि अब सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी। तो आप सबको पता है जो भी मैरिजेस होंगी तो मेल में वो 21 साल का मिनिमम एज होना चाहिए और फीमेल में 18 साल के। इसके नीचे अगर कोई भी है तो वो मैरिज आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जो नया प्रोसेस है उसमें क्या किया गया है, सारी मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स जो भी होंगे, इट विल बी रजिस्टर्ड एट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस इंस्टेड ऑफ काजी। पहले आपके काजी ये सारी चीजें देखते थे, और इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और लीगैलिटी आएगी हर शादी के रिगार्डिंग, जो भी है कि सही एज ग्रुप में हुआ है कि नहीं, और इससे जो भी चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं वो कम होंगे। और एक डेटा आया था, असम में चाइल्ड मैरिज के केसेस काफी ज्यादा कम हुए पिछले 10 सालों में। ऑलराइट, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। पुराने लॉ में जो पुराना एक्ट था 1935 का, उसमें काजी जो होते थे वो रजिस्टर करते थे। ऑलराइट, और जो भी इससे क्या होता था, जब किसी पर्सन के हाथ में था तो अंडर एज शादियां होने की भी चांसेस बढ़ जाती थी। नए लॉ में सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया है। ठीक है, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ये सारी चीजें आपका इंश्योर करेंगे, ऑलराइट, डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी अंडर एज या चाइल्ड मैरिज ना हो। सो बैन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर एज मैरिज एंटायरली। ठीक है, तो ये नया बिल का प्रोविजन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज आर कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो किस किस दो कंट्री के बीच में था? तो ये था आपका यूएसए एंड साउथ कोरिया। और ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था आपका कोरियन पेनिनसुला में। ठीक है, किस किस कंट्री के बीच में था? यूएसए एंड साउथ कोरिया और कोरियन पेनिनसुला में। कोरियन पेनिनसुला जरा देखिए, ये आपका कोरियन पेनिनसुला है। ठीक है, यहाँ पे चाइना है, ये है आपका नॉर्थ कोरिया, और ये रहा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की भी किस्मत खराब, इधर से चारों तरफ से समंदर से घिरा है, और ऊपर उसका जो मेन एनिमी है नॉर्थ कोरिया। तो यूएसए बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपके सपोर्ट में, हम अपनी नेवी और शिप्स वगैरह भेज देंगे, आप टेंशन फ्री रहो। इस वजह से साउथ कोरिया प्रो यूएसए भी है, नाटो सपोर्टर भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस। दूसरा है, महाराष्ट्र रैंक सेकंड विद 3728 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस। उत्तर प्रदेश रैंक फोर्थ इन कंट्री विद 1989।
तो कौन सा करेक्ट आंसर है? केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका थर्ड है पूरे कंट्री में। ऑलराइट, तो एक न्यूज थी आपकी, कर्नाटका में सबसे ज्यादा पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन है 5765। ठीक है, अकॉर्डिंग, और ये रिपोर्ट कौन निकाला है? ये डेटा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसने रिपोर्ट आपकी पब्लिश की है। ठीक है, और ये डेटा शो करता है कि कर्नाटका फर्स्ट पे है, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र है, थर्ड पे उत्तर प्रदेश है, एंड फोर्थ पे आपका दिल्ली है। क्लियर? और कर्नाटका पहला स्टेट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था ईवी पॉलिसी, है ना, 2017 में। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका, द वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप इंस्टीट्यूशन अमंग विच कैटेगरी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द शंघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2024। तो आपका जो VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो टॉप किया है इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूज के बारे में इसमें। तो न्यूज थी, शंघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एक रिपोर्ट निकालता है जिसके तहत इंडिया का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आपका इंडिया से टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पब्लिक डोमेन में। और सेकंड पे आपका वेल्लोर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और वेल्लोर आपका फर्स्ट है किसमें? प्राइवेट में। ओवरऑल सेकंड है इंडिया में, लेकिन इंडिया में जो प्राइवेट में है फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, और जब ग्लोबली हम बात करें तो IISc बैंगलोर 400 से 500 वाले रैंक रेंज में आ रहा है, और ये वेल्लोर आपका आ रहा है 500 से 600। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, बट इंडिया की टॉप पे IISc है, सेकंड पे VIT है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी सेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम? OP जिंदल, है ना, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली यूनिवर्सिटी, और या BHU? करेक्ट आंसर इज OP जिंदल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी हरियाणा में है। ओके, तो न्यूज देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। ऑलराइट, और ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं? टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? वो अडॉप्ट हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसी वजह से 26 नवंबर 2024 को इसको लॉन्च किया जाएगा म्यूजियम को। ठीक है, 1949 में अडॉप्ट हुआ था, और इफेक्टिव कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो ये डेट याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट जीनोम ऑफ एनी एनिमल ऑन अर्थ? तो अभी एक न्यूज आई थी, इसका करेक्ट आंसर है आपका साउथ अमेरिकन लंगफिश। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जीनोम पाया गया है। अब समझते हैं क्या न्यूज थी। तो ये आपकी साउथ अमेरिकन लंगफिश है, लगभग ये 2.5 मीटर की हो जाती है, 6.5 फुट से भी ज्यादा। ठीक है, तो इसका जीनोम साइंटिस्ट ने देखा कि ये सबसे बड़ा जीनोम अभी तक जो पाया गया है जानवरों और प्लांट्स में। तो जीनोम क्या होता है? बेसिकली जिसमें आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। ऑलराइट, और उसमें बेस पेयर्स होते हैं जिसके बेसिस को इसको ये मेजर किया जाता है। ठीक है, जो मेट्रिक होता है वो होता है बेस पेयर, और बेस पेयर्स क्या होते हैं? ये DNA की फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इसको अगर हम खोलें पूरा, तो ये लगभग आपकी 50 to 60 मीटर्स के आसपास इसकी लेंथ पहुंच जाती है, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की। और अगर मैं थोड़ा कंपैरेटिव आपको बताऊं, इंसान का लगभग आपका 2 से 2.5 मीटर होता है। सोचो, मछली का इतना बड़ा वो जीनोम है, और बताते हैं ये अभी तक का एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा ये इसका है जीनोम। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इंस्ट्रूमेंट ऑन Chandrayaan-3 रोवर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑफ द टॉप सॉइल कंपोजिशन इन द सदर्न लैटिट्यूड ऑफ मून? तो रोवर के ऊपर जो हमारा है Chandrayaan-3 का, जिसका नाम है प्रज्ञान, उसके ऊपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसने मून की टॉप सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन दी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। राइट, अब थोड़ा समझते हैं न्यूज क्या थी। तो न्यूज थी आपकी बेसिकली, Chandrayaan-3 रोवर फाइंडिंग सजेस्ट लेयर्ड क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन मून। मतलब जो मून का सरफेस है उसमें लेयर्स ऐसे हैं क्रस्ट के। ठीक है, और वो लेयर्ड क्रस्ट किस चीज से बने हुए हैं? वो बेसिकली 2 टाइप के रॉक से बने हुए हैं। एक आपका मैग्मा का है, और दूसरा जो है
लूनर सरफेस, मून के अंदर वाले सरफेस का वो लेयर है, ठीक है। तो उसने एक फाइंडिंग बताई है जो सजेस्ट करता है कि जो मून का सरफेस था इट वाज वंस कवर्ड बाय मोल्टन मैग्मा इन इट्स अर्ली हिस्ट्री। तो ये जो रोवर है इसने मून की टॉप साइल का एनालिसिस किया और उसने उसे ये पता चला कि मून का पूरा सरफेस लगभग मैग्मा से भरा हुआ था काफी टाइम पहले, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे जो रॉक है उसमें कुछ आपको मैग्मा से बने हुए थे और कुछ आपके मून के अंदर वाले सरफेस से बने हुए थे। अब थोड़ा समझते हैं मून का फॉर्मेशन। मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो जो थ्योरी थी वो बोला गया था कि पहले मून अर्थ का ही पार्ट था, एक एस्टेरॉइड आके यहाँ पे टकराया और अर्थ का कुछ पोर्शन टूट के बाहर ऐसे निकल गया जो कि बन गया मून। और ये लगभग कब हुआ था? 4 से 4.2 टू 4.3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और बताते हैं अर्ली स्टेजेस में जो मून था इट वाज ओशन ऑफ मैग्मा, उसके ऊपर केवल मैग्मा भरा हुआ था, राइट। और जैसे जैसे वो कूल होने लगा तो जो भी हैवियर एलिमेंट्स थे जैसे आपके ओलिविन या पैरोक्सिन वो अंदर जाने लगे सरफेस के, और जो लाइटर मटेरियल थे जैसे कि कैल्शियम या सोडियम वो मून का आउटर लेयर बने, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं ये सब डेटा कहाँ से बता पा रहे हैं। ये हम बता पा रहे हैं क्योंकि इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था 2023 में, ऑलराइट। और ये मून के साउथ पोल पे जाके इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी अगस्त 2023 में, राइट। इसमें दो आपके इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। जो उसका लैंडर था जिसने मून के साउथ पोल पे लैंड कराया उसका नाम था विक्रम, और जो रोवर था जो मून की सरफेस को स्टडी करेगा वो उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी एक टाइमलाइन भी बता देता हूँ क्विकली कि इंडिया के 3 चंद्रयान मिशन हो चुके हैं। चंद्रयान 1 आपका अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था इसका? मून को ऑर्बिट करना और मून को पूरा मैप करना, ठीक है। उसका मिशन क्या है, स्टेटस क्या है? कंप्लीट हो चुका है और मिशन कंप्लीशन के 312 दिन बाद उसका कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया था। फिर आते हैं आगे, 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया बट ये लैंडिंग के टाइम क्रैश कर गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 जिसने इंडिया को हिस्ट्री बनाने का मौका दिया, और हमने ये जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था और अगस्त 2023 को ये मून के साउथ पोल को इसने टच डाउन किया था, ठीक है। सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी वहां पे। तो ये मून का चंद्रयान मिशन का एक टाइमलाइन है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो एनपीसीआई ने एक नया क्या चीज लॉन्च की है अभी? करेक्ट आंसर इज ए, यूपीआई सर्कल। तो यूपीआई सर्कल क्या है चलिए देखते हैं। तो बेसिकली यूपीआई सर्कल है जिन जिन के पास यूपीआई पेमेंट का आपके ऐप है तो वो क्या कर सकते हैं। लेट्स से मैं हूं, है ना, मैं एक पर्सन हूं ए, है ना, मेरी उम्र है 60+, मेरे को अपने घर का खर्चा पानी करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, बिजली बिल देनी पड़ती है, ग्रोसरी बिल देनी पड़ती है। तो मुझसे कई बार गलती हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूँ मेरा एक पोता है उसका नाम है बी जो कि 20 साल का है, ठीक है। मैं बोलूंगा तुम ये रहो, तुमको मैं बना दे रहा हूं सेकेंडरी यूजर ऑफ माई अकाउंट, और तुम मेरे अकाउंट से कितना भी पेमेंट कर सकते हो, मेरे सारे बिल्स पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली दिस फीचर अलाउ प्राइमरी यूपीआई अकाउंट होल्डर टू सिक्योरली डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर। तो एक प्राइमरी यूजर एक ट्रस्टेड करीबी आदमी को अपना यूपीआई पेमेंट को डेलीगेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी यूजर, ठीक है। इसे डेलीगेटेड पेमेंट्स बोलते हैं, ऑलराइट। और जो प्राइमरी यूजर ऐसा नहीं कि एक उसमें लिमिट भी सेट करेगा वो कि भाई तुम 5,000 तक का पेमेंट कर सकते हो या 10,000 तक का, ठीक है। इससे फायदा क्या है, जो भी सीनियर सिटीजन है आजकल टेक्नोलॉजी यूज करने में उनको काफी दिक्कतें आती हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा है ना, वो प्राइमरी यूजर अगर है तो वो अपने पेरेंट्स को सेकेंडरी यूजर बना सकता है कि पापा मम्मी आप मेरा पेमेंट कर दिया करो, ठीक है। वैसे भी पापा मम्मी ही पेमेंट करते थे हम जब छोटे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है who has replaced नजमुल हसन पापून as the new president of बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। कौन है नया बीसीबी के चेयरपर्सन? पर फारूक अहमद को बनाया गया है एज द न्यू चेयरपर्सन, ऑलराइट। तो फॉर्मर क्रिकेटर एंड चीफ सेलेक्टर फारूक अहमद अब ये क्या होंगे, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट होंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट, और इन्होंने रिप्लेस किया है नजमुल हसन पैपॉन को, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा। चलिए इन विच कंट्री इज द शिवेलुच वोल्केनो लोकेटेड।
तो अभी रिसेंटली ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज सी, रशिया में ये लोकेटेड है। ऑलराइट, इसका थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप एक बार मैप देखिए, मैप समझिए इसको। तो ये बेसिकली रशिया में लोकेटेड है। आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, दिस इज रशिया। अगर आप ये पोर्शन देख पा रहे हैं, ये जो ऐसे ट्राइंगल निकला है, एक पेनिनसुला है, इसे बोलते हैं कमचटका पेनिनसुला, राइट। और ये कमचटका पेनिनसुला इसको अगर आप जूम इन करेंगे तो ये ऐसा है, दिस इज द कमचटका पेनिनसुला, ऑलराइट। और यहाँ पे आपका लोकेटेड है शिवलुच माउंटेन, जो कि वोल्केनो है रशिया में, और ये अभी इरप्ट हुआ था। क्यों इरप्ट हुआ था? आफ्टर 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट दैट प्लेस। एक अर्थक्वेक की वजह से सोचो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हुआ, राइट। और इससे इसका नाम सिलच है। सिलच का मीनिंग होता है स्मोकिंग माउंटेन, इससे धुआं निकलता रहता है, राइट। एंड ये एक्टिव वोल्केनो है इन कमचटका पेनिनसुला ऑफ रशिया। तो रिमेंबर दिस, ये नाम याद रखिएगा, सिविलुच। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज लेटरल एंट्री मीन्स? लेटरल एंट्री का क्या मतलब होता है? So it means recruitment of private sector professionals or domain experts directly into government services। तो इस पे काफी इशू चल रहा था, उससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं क्या है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूपीएससी को बोला है कि भाई आपने जो एडवर्टीजमेंट निकाला था फॉर लेटर एंट्री, इसको कैंसिल करिए, ठीक है। तो समझते हैं क्या था ये, देखिए। तो यूपीएससी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला, भाई 45 पोस्ट हैं हमारे पास, मिड लेवल, मिड सीनियर लेवल पे, राइट। किस किस लेवल पे? जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे हमारे पे 45 पोस्ट हैं अक्रॉस 24 मिनिस्ट्रीज। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर से जो भी डोमेन एक्सपर्ट्स हैं या जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला, तो गवर्नमेंट ने बोला कैंसिल करो, ऑलराइट। तो लेटरल एंट्री का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप फॉर मिड सीनियर लेवल रोल्स इन गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट के बाहर से लोगों को रिक्रूट करना, ठीक है, इनटू मिड सीनियर लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल हो गया, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल हो गया, है ना। तो क्यों बुलाया जाता है? कि क्योंकि वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपने फील्ड के डोमेन एक्सपर्ट हैं, राइट। और वो सरकार में आके पॉलिसी मेकिंग में काफी हेल्प करेंगे। तो इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया था। पर्पस क्या था? इंक्लूजन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट विद एक्सपीरियंस इन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मोदी गवर्नमेंट ने साल 2018 में इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। बट देखिए इसका जो ये नया चीज नहीं है, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट जो कि 2005 में आई थी, उसमें भी रिकमेंडेशन दी गई थी कि ऐसी लेटरल एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, इस पे काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि होता क्या है, ये जो लोग आएंगे ये 3 साल के लिए आएंगे, ठीक है, उनका टेन्योर 3 साल तक रहेगा, जिसको 2 साल के और एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि पहली चीज जब ये प्राइवेट प्लेयर्स गवर्नमेंट सेटअप में आएंगे तो उनको तो आधा टाइम समझने में ही लग जाएगा कि चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म थी। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी थी कि टेन्योर काफी कम है, कई लोग आएंगे अपने पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं, राइट। कई क्रिटिसिज्म ये भी था कि इसमें रिजर्वेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो दलित कम्युनिटी थी और जो अदर सिविल सर्वेंट थे ये उसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की मल्टीपल क्रिटिसिज्म है। और ऐसी कंट्रीज देखिए जहां पे लेटरल एंट्री होती है, वो आपके यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल एडवाइजर के रूप में अपनी बेटी, अपने भतीजे, मामा सबको रख लेते हैं, है ना। तो इंडिया में भी ये चीजें अभी कुछ हुई थी, कई पिछले आप 1-2 साल में देखिएगा कई लोग जॉइंट सेक्रेटरी भी बने थे, ठीक है। तो ये थी आपकी लेटरल एंट्री के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पोजीशन डिड नीरज चोपड़ा सिक्योर इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट लॉसेन डायमंड लीग 2024? तो ये सेकेंड पोजीशन पे आए थे, ऑलराइट। तो ये सेकेंड पोजीशन पे आए थे, बी इज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट आए थे आपके एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनाडा, ठीक है, इन्होंने 90.61 मीटर फेंका था। थर्ड पोजीशन पे आए थे जूलियन वेबर ऑफ जर्मनी, जिन्होंने 87 मीटर फेंका है। और नीरज चोपड़ा सेकंड आए थे, जो लगभग 89.7 के आसपास इन्होंने फेंका था, जिनका अभी तक का पर्सनल बेस्ट है नीरज चोपड़ा का। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द आरंभ इनिशिएटिव? आरंभ मतलब क्या होता है? स्टार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स।
आंगनवाड़ी सेंटर्स पहला प्लेस होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं उनके लिए पहला प्लेस होते हैं जहाँ पे उनका पढ़ाई लिखाई चालू होता है। ठीक है, तो उसके लिए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं आरएम इनिशिएटिव क्या है। ये बेसिकली फोकस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स। ऑलराइट, और इसमें देखिए क्या क्या चीज होंगी। ये प्रमोट करेगा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट वहां पे बच्चों को सिखाया जाएगा कि सुई में धागा कैसे डालते हैं। ठीक है, अगर आपको स्विच ऑन ऑफ करना, ठीक है, कोई नया मॉडल बनाना, ये कुछ बेसिक बेसिक जो छोटे बच्चे ना उनको सिखाया जाता है। ठीक, तो उससे होगा क्या, उनके अर्ली एज में कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ेगी। कोई नया स्किल सीखते हैं तो ब्रेन डेवलप करता है। ठीक है, उनके सोशल इमोशनल स्किल बढ़ेंगे, एक दूसरे से टीम के तौर पे वो बात करेंगे, तो उससे ना इंटरपर्सनल स्किल भी बढ़ते हैं। देन ये जो पॉलिसी है किस बेसिस, किस पे अलाइंड है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस किया गया। तो ये आरएम इनिशिएटिव भी इसी के साथ अलाइन करती है। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीजें, जो करिकुलम है कैसा होगा, इसमें पेरेंट्स और जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस होगा। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, खेलो सीखो, है ना, इस टाइप की चीजें होंगी। राइट, पेरेंट्स को भी बोला जाएगा पार्टिसिपेट करिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी बोला जाएगा कि आप बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करो, जिससे वो जल्दी से जल्दी चीजें सीखेंगे। और ये जो नेशनल इनिशिएटिव है इसका अलाइनमेंट कैसा है, देखिए कुछ हमारी इनिशिएटिव्स हैं जैसे आधारशिला हो गई, या पोषण भी पढ़ाई भी, इस टाइप की इनिशिएटिव की तरह इसको भी लॉन्च किया गया है। खेलो भी सीखो भी, है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है ये दोनों। इसी के बेसिस पर ये आराम इनिशिएटिव भी पंजाब ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो लोकेशन याद रखिएगा, कौन सा स्टेट है, पर्पस क्या है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टोटल बजटरी आउटले फॉर पीएम जनमन मिशन। तो इसका जो आउटले है टोटल वो है 24,104 करोड़। डी इज द करेक्ट आंसर। अभी देख लेते हैं ये स्कीम क्या है। तो जो पीएम जनमन स्कीम है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसका पर्पस क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम में लाना। जो भी हमारे ट्राइबल, जो पिछड़े जात के लोग हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, या जिनको बेसिक फैसिलिटीज अभी भी है नहीं उनके पास, चाहे वो एजुकेशन हो जाए, चाहे वो बेसिक न्यूट्रिशन हो जाए, तो ऐसी 11 एम्यूनिटीज पे फोकस किया जा रहा है प्रधानमंत्री जनमन स्कीम के थ्रू। ठीक है, ये लगभग 24,000 करोड़ का इसमें बजट एलोकेटेड है। 9 मिनिस्ट्रीज इस पे काम कर रही हैं और लगभग 11 बेसिक एम्यूनिटीज उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे सबको पक्का घर, हर घर नल, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा, कौशल विकास, ठीक है, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण न्यूट्रिशन, उन्नत आजीविका एम्प्लॉयमेंट, और मोबाइल नेटवर्क। इस टाइप की 11 कम्युनिटीज पे फोकस किया जा रहा है, जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम लोगों से जोड़ के उनका डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, तो आईईसी ने क्या हुआ, एक आईईसी का कैंपेन था पीएम जनमन मिशन पे। बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। पर्पस क्या है, टू रेज अवेयरनेस एंड इंश्योर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो पीवीटीजीज ग्रुप जो होती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल कम्युनिटी में और भी जो लोग काफी ज्यादा कुपोषित, इलिटरेट या ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप से, उनको पीवीटीजीज बोला जाता है। तो गवर्नमेंट स्कीम वहां तक प्रॉपरली पहुंचे, इसके लिए ये कराया जा रहा है। ठीक है, भारत में लगभग 75 पीवीटीजीज हैं। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग बीइंग हेल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका मेरठ, उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया जा रहा है। सो दिस इज द न्यूज। तो खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग वेस्ट जोन को मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ पे, मेरठ के गॉडविन पब्लिक स्कूल में। ये 4 दिन का लीग होगा और इसमें वुमेन एथलीट वेस्ट जोन जो स्टेट्स हैं, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इससे पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो लोकेशन याद रखिएगा। क्लियर, चलिए, नेक्स्ट है आपका, द क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 वाज लॉन्च्ड इन रन अप टू विच ग्लोबल इवेंट। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इससे रिलेटेड न्यूज देखते हैं। सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज को लॉन्च किया है इन रन अप टू वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो ये क्या चीज है, बेसिकली आपने अभी देखा होगा कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ने डिजिटल क्रिएटर्स का एक अवार्ड दिया था, जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स, फेमस यूट्यूबर्स को अवार्ड मिला था। ठीक है, तो उसी चीज को प्रमोट करने के लिए ये चैलेंज रखा गया है। और देखिए, ये पीएम का एक विजन है
दैट डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, राइट। तो इन्होंने अभी 78वें इंडिपेंडेंस डे पे भी ये बोला कि इंडिया में डिजाइन करिए, इंडिया को बढ़ाइए, इंडिया को प्रमोट करिए, ठीक है। और ये जो ग्लोबल समिट होने वाली ऑडियो विजुअल ग्लोबल समिट, ये नवंबर में होगी 20 से 24 इन गोवा। और साथ में एक और इवेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इवेंट साथ में होगा, ठीक है। और फोकस क्या है, जो क्रिएटर इकोनॉमी है ना, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिकॉग्नाइज किया था एट द रीसेंट फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड, ठीक। तो देखिए, ये जो क्रिएटर्स हैं, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन करना है ना, और इंडिया की चीज़ों को प्रमोट करना। तो जो भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स का भी काम करते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं, वो उनको देखते हैं और उनसे वो सीखना चाहते हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, अच्छी चीज़ें सीखे, बच्चों को सिखाइए, और एक नेशन ग्रोथ के लिए काम करिए। तो इसका पूरा पर्पस ये है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर उड़ान स्कीम? वायबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइन, कंसेशन ऑन टिकट्स, रिड्यूसिंग द जीएसटी टू 1%, फ्लाइट कोड शेयरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगले सेशन में इसका आंसर आपको मैं बताऊंगा। आई बिलीव ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। हमने बहुत क्विकली चीज़ों को, पूरे हफ्ते भर की चीज़ों को एकदम टू द पॉइंट, जो काम की चीज़ें हैं, काम के फैक्ट हैं, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उस पर हमने फोकस किया। कुछ एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट मैंने आपको बताए, हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। तो ये बहुत अच्छा रिवीजन सेशन है। जो बच्चे डेली भी देखते हैं, ज़रूर ये सेशन को देखिएगा और अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सेशन में मैं आपसे मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।